अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इनसाइट में। बलूचिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत से मसाइल वहाँ पे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ा मसला वहाँ पे जो है वो पानी का मसला है। उनको बहुत शिकायत है सिंध से कि सिंध उनको उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा। उनको गिला है कि सिंध के बड़े बड़े ज़मींदार उनके जो वाहिद ग्रीन बेल्ट है वहाँ से पानी चोरी कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं अपने इलाकों में, जिसकी बुनियाद के ऊपर बलूचिस्तान में पानी नहीं पहुँच पा रहा। पानी की इतनी ज़्यादा कमी है कि वो कहते हैं कि इरिगेशन तो दूर की बात, वहाँ पे पीने का भी पानी दस्तयाब नहीं है। और यही बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर लियाकत शाहवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक गिला करते हुए ये कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो हब डैम से जो बलूचिस्तान में वाक़ है कराची को पानी की फराहमी बंद कर दी जाएगी। पानी का ये मसला क्या है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत शाहवानी, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत शाहवानी साहब। जी वालेकुम। सर, जब आप बात करते हैं पानी की कमी की तो एक तो ये बताइए ना कि ये कितने महीने से ये सिलसिला चल रहा है पानी का, क्योंकि सिंध भी बहुत अरसे से कह रहा है, वो वफाक से गिला करता है कि जी वफाक हमें पानी नहीं दे रहा, हम कैसे दें, हमारे बैराज खाली पड़े हुए हैं, हमारे गुड्डू बैराज, सखर, ये कोटरी सब खाली पड़े हुए हैं, तो हम कैसे पानी दें। तो आपका क्या ख्याल है, उनकी शिकायत बजा है या ना देने का बहाना कर रहे हैं वो आपको? रऊफ साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि वो जब ये कहते हैं कि इस वक्त पानी की कमी है, शॉर्टफॉल है, ये बात उनका दुरुस्त है। और लेकिन ये है कि शॉर्टफॉल जितना है अभी 17% कमी का सामना है पानी सिंध और पंजाब को। लेकिन आगे से सिंध जो है पानी कम फ्राहम कर रहा है, वो जो हमारा पान है उसके मुताबिक तो 26% है, लेकिन ओवरऑल जो इरसा का शेयर बनता है उसके मुताबिक 42% हमें पानी कम प्रोवाइड कर रहा है। हमारा कंप्लेन ये है, और ये आज से नहीं है, ये सिंस 91 से है। 91 ही से इरसा का जो एग्रीमेंट है, वाटर रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक जो फार्मूला तय है कि उसमें हर 10 दिनों बाद एक स्केजुअल इशू होता है और 10 दिन के लिए इरसा की मीटिंग होती है और चारों सूबों के जो मेंबर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो डिमांड करते हैं और उसके मुताबिक फिर जो है परसेंटेज अलॉट होता है। लेकिन यह है कि इसके मुताबिक कभी भी बलूचिस्तान को पानी नहीं मिला। तो ये जो हमारा कंप्लेन है अपने सिंध गवर्नमेंट से, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन अब तो ये है कि एक तो वाटर शॉर्टफॉल, ऊपर से हिस्सा कम दिया जा रहा है, लाइन लॉसेस ज्यादा हैं, और फिर इलीगल बहुत सारे वाटर पंप्स हैं सिंध में जो जमींदारों ने लगाए हुए हैं, वहां से फिर पानी की डिस्चार्ज। तो हमारे लिए पानी बहुत कम रह जाता है जो हमारे पास आता है। अब इसलिए इस दफा हम ज्यादा कंप्लेन करने पे मजबूर हो गए हैं कि इस वक्त नसीराबाद डिवीजन जो वाहिद ग्रीन बेल्ट है बलूचिस्तान का, आप यकीन जानिए वो बिल्कुल इरिगेशन तो बहुत दूर की बात, पीने का पानी जो है वहां पर नापैद होता जा रहा है। आए रोज वहां पे हमारे लोग जो है मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। हम सिंध गवर्नमेंट से हमने बारहा गुजारिश किया है, CCI के प्लेटफॉर्म पे भी आज भी गुजारिश करते हैं कि जहाँ पे वो अपने सिंध के जमींदार किसानों का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो बलूचिस्तान के जो जमींदार हैं, किसान हैं, यहाँ के लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि इस साल जो कम पानी मिलने की वजह से ओवरऑल जो हमारे फसलों को नुकसान होगा, उसका एस्टिमेट नुकसानात का $0.5 बिलियन है, यानी तकरीबन 77 अरब रुपए। तो 77 अरब रुपए सूबा बलूचिस्तान, उसका वाहिद ग्रीन बेल्ट, जमींदार को नुकसान, और फिर इस शोबे से जुड़ी हुई जितने भी पेस्टिसाइड है, दीगर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर इरिगेशन से वाबस्ता, ये मजमूई तौर पे एक टोटल मैं बता रहा हूँ 77 बिलियन का। तो ये सारे लोगों की मईशत को नुकसान होगा और मजमूई तौर पे फिर बलूचिस्तान और मुल्क की GDP को नुकसान। तो ये हमारी एक गुजारिश है कि सिंध हमें नहीं सुनता इस हवाले से। आप इसी बात पे मजबूर हुए कि जब आपने कहा कि हब का पानी हम कराची के लिए बंद कर देंगे, एक धमकी आपकी तरफ से आई, इसी बात से मजबूर होकर आई, या इससे भी ज़्यादा आप समझते हैं कि सख्त आपको सामना करना पड़ा? देखिए, हमें पानी की जो कमी है उसका सामना बहुत सख्त है। पब्लिक का जो इस वक्त डिमांड है, पब्लिक का जो एहतजाज है, वो बड़ा सख्त है। सोशल मीडिया पे लोग जो है आवाजें उठा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, और फिर
ये उनका राइट भी बनता है इरसा एग्रीमेंट के तहत। अगर हमारे सिंध गवर्नमेंट वो इरसा को नहीं मानते तो वो सीसीआई के प्लेटफॉर्म पे कह दें या किसी भी फोरम पे कह दें कि हम इरसा को नहीं मानते, वो अलग बात है। एज लॉन्ग एज बाइंडिंग एक एग्रीमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, चारों सूबे जो है उसका हम पाबंद है, फेडरल गवर्नमेंट उसका पाबंद है, तो सिंध भी उसका पाबंदी करे। वरना हमने आवाम से जाहिर है वोट लिए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वजीर आला बलूचिस्तान है, अवामी मैंडेट उनको मिला है, अवाम ने वोट दिया है और अवाम ने सपोर्ट किया है। तो जाहिर है अवाम अपने मुतालबात और अपने इश्यूज के लिए अपने गवर्नमेंट को ना कहे तो किसको कहे, और अब फिर हम इरसा को ना कहें, सिंध गवर्नमेंट को ना कहें, फेडरल गवर्नमेंट को ना कहें, प्राइम मिनिस्टर साहब को ना कहें, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से ना कहें, तो हम किससे कहें? क्योंकि हम टेल एंड पे हैं। हमारा जो पानी है वो पंजाब से होता हुआ सिंध, फिर सिंध से होता हुआ गुड्डू, और जो थर्मल सॉरी कीर्तन कैनाल है, वहां से ये पानी हमारे उस्मान आरडी 109 116 तक ये उस्मान में आती है पानी, और फिर गुड्डू से आरडी 0 से आरडी 125 और आरडी 109 पे गेज लगी हुई है जहाँ, और है सिंध का एरिया जहाँ पर मेजर करके हम उनसे हमेशा गुजारिश करते हैं। वो मेजरमेंट जो हम नोट करते हैं सिंध के जो इरिगेशन ऑफिसर्स है उसको दस्तखत भी नहीं करते क्योंकि रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ तक हमारे ऑफिसर्स ने कंप्लेन किया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध से जब वो टेकअप करते हैं, इशू बात करने की कोशिश करते हैं, तो कॉल भी अटेंड नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम करस्पॉन्डेंस करते हैं, खातों किताबत करते हैं, उसका जवाब नहीं देते। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि उसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट, हम इसको मुख्तलिफ फोरम पे इशूज को पहले भी टेकअप किया है, अब भी हम टेकअप करेंगे। और हमने एक प्रपोजल है हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर सिंध गवर्नमेंट जो इरसा के तहत जो कोटा अलाट होता है, अगर उसको हॉनर करने के लिए तैयार नहीं है, और जब हम अपना आवाज उठाते हैं सिंध की तरफ से आवाज आती है कि वो तो पूरा पानी फराम कर रहे हैं, उनको पानी कम मिल रहा है। हालांकि रऊफ साहब इरसा एग्रीमेंट पैरा 3 के तहत बलूचिस्तान और केपीके किसी भी वाटर शॉर्टफॉल की सूरत में वो एग्जाम्ड है। एग्जाम्ड इसलिए उनको करार दिया गया है कि पहले ही एक छोटा ग्रीन बेल्ट है हमारा, और पानी का जो हमारा कोटा है वो बहुत कम है, 3.87 मिलियन एकड़ फीट है। ये खरीफ और रबी दोनों सीजन में है। खरीफ में हमारा 2.87 मिलियन एकड़ फीट है और रबी में 1.02 मिलियन एकड़ फीट। तो ये जो है पहले ही कम है। अब पंजाब का जो हिस्सा है 55.94 मिलियन एकड़ फीट है, सिंध का जो हिस्सा है 48.76 मिलियन एकड़ फीट है, और केपीके का जो है 5.78 मिलियन एकड़ फीट है, और 3 मिलियन एकड़ फीट इसके अलावा उनके जो सिवल कैनाल जो पहाड़े उनसे उनके मुख्तलिफ चश्मे आते हैं वो भी है। तो हमारा हिस्सा तो पहले ही कम है। 91 में भी इस एग्रीमेंट को करते हुए जो लोग वहां पे बैठे थे उस वक्त एक्सपर्ट, उन्होंने इसी इशू को मद्देनजर रखते हुए कि बलूचिस्तान की पहले ही पानी कम है। मैं कल जो है मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब में इरिगेशन मिनिस्टर जो पंजाब के हैं हमारे मोहसिन लगारी साहब, मैंने उनसे गुजारिश किया कि जब हम सिंध गवर्नमेंट से अपना राइट मांगते हैं तो आगे से वो कहते हैं कि आपका डेटा ठीक नहीं है या आपका जो क्लेम है वो ठीक नहीं है, उल्टा कहा जाता है कि हमारे ऊपर इल्जाम तराशी हो रही। तो इस सूरत हाल को देखते हुए मैं खुद कल इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर चला गया और मोहसिन लगारी साहब मिनिस्टर भी मौजूद थे, और HM सिद्दीकी साहब जो इस वक्त माशाल्लाह 95 ईयर उनकी एज है और बहुत ही सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर है, इस वक्त इरसा के मेंबर भी हैं पंजाब की तरफ से। और वो 91 में जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था उस वक्त भी वो इस एग्रीमेंट पे सिग्नेटरी भी हैं, वो मौजूद भी थे। तो उससे मैंने सारा डिटेल को पूछा कि भाई हम जब बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की इस तरह वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये एक्विजिशन है। तो जो उन्होंने डिटेल शेयर किया, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू रऊफ साहब, बिल्कुल मैं ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ कि हमारा क्लेम बिल्कुल ठीक है। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMI जो एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल वाटर इश्यूज मैनेजमेंट के हवाले से उनको टास्क दिया है कि मीडिएट करें और उनकी टीमें आके गुड्डू बैराज यहाँ पे किरतर कैनाल गुड्डू बैराज पे और पंजाब के जो चश्मा जहलम है, जब सिंध गवर्नमेंट का उनका ये पोजीशन है कि वहां से उनके पानी जो लिंक
किया जाता है उनको कम मिलता है। तो ये तमाम सूरत को जांचने के लिए तो ये कमेटी आके वो रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी, खुद जो है गेज मेजर करेगी और जो भी सूरत हाल है उसको सामने लाएगी। एक ये, दूसरा ये कि हमने गुजारिश किया कि थर्ड पार्टी जो वापडा हो सकती है कि वो इसको रेगुलेट करे। अ, जब हमारा इस कोटा अलॉट हो उस पे अमल दरामद हम चाहते हैं कि वापडा, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इस पे अभी तक राजी नहीं हुआ। थर्ड जो है एक शो में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी मिनिस्टर साहब ने ये ऑफर किया कि आप गुड्डू पे आए, आप कीरतर पे आए और वहां पे हम खुद गेज करेंगे, आप देखें कि पानी हमें कम मिल रहा है। तो मैंने कहा लब्बैक, खैर ठीक मकदम है। करते हैं, वेलकम, हम भी आएंगे, मीडिया को भी बुलाएं। आपसे गुजारिश है कि मीडिया भी आए, कैमरे की आंख की तमाम सूरत हाल को देखे, उसके बाद हम बात नहीं करते, आप फैसला करें। ठीक है, अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम, दुआ है जी आपकी खिदमत में। अच्छा ये फरमाइए कि जिस वक्त आप ये बातें कर रहे हैं, आपने ये बातें की, तो जो सुहेल अख्तर सियाल साहब हैं वहाँ के वज़ीर ज़राअत, उन्होंने कहा कि ये आप इरसा के नुमाइंदे बन के बात कर रहे हैं और जब भी हम बात करते हैं तो हम सिंध और बलूचिस्तान दोनों की मुश्तरका तौर पे करते हैं पानी की कमी। आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही लग रही हैं, लेकिन ये है कि आपको फिर ये इल्ज़ाम क्यों सुनना पड़ता है कि आप इरसा के नुमाइंदे बन के बात कर रहे हैं? देखिए, इसलिए कि इरसा का प्लेटफॉर्म है, वाटर एकॉर्ड है, वहां से पानी तकसीम होती है और इरसा हमें पूरा हमारा कोटा अलॉट करता है। इरसा हमें अलॉट करता है 10,900 मिलियन क्यूसिक पानी दोनों सीजन में, रबी और खरीफ में इन टोटो, और 30% उसमें हमारे लॉसेज हैं जो टोटल 14,000 क्यूसिक पानी बनते हैं। लेकिन हमें सिंध की तरफ से 6,400 6,500 क्यूसिक पानी ये हमें मिलती है, बाकी हमें नहीं मिलता। तो इरसा एग्रीमेंट में जब हमें कोटा अलॉट किया जाता है तो हम इरसाई की तरफ देखेंगे। अब सिंध गवर्नमेंट, मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूं, अगर वो कहते हैं कि इरसा को हम नहीं मानते तो ठीक है, किसी और प्लेटफॉर्म का तायुन करें। पानी तो हमें आपने देना है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का कोई और भले कोई बॉडी आप क्रिएट करते हैं, सपोज, ये मेरा तजवीज नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, उनकी तरफ से जब कहा जाता है तो हम इरसा को कोर्ट न करें। सपोज सेनेट में कल हम क्वेश्चन कोई रेज करते हैं, सेनेट में अपने हकूक की बात करते हैं, तो आगे से कोई और सुबह ये कहना शुरू कर दे कि जब ये हमारे खिलाफ जो है ना सेनेट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही है तो सेनेट की जबान में बात कर रहे हैं, या हम नेशनल असेंबली में कोई बात कर रहे हैं, अगले से कोई ताना इस तरह का सुनने में आया कि ये नेशनल असेंबली की जबान में बात कर रहे हैं। ये तो हमारे मुल्क के फोरम्स हैं, ये तो प्लेटफॉर्म्स हैं। हम प्लेटफॉर्म पे बैठकर भी बात करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जो लीगली कोई डॉक्यूमेंट है और वो बाइंडिंग है, वहां से कोई उसको रेगुलेट कर रहा है और लीगली हमें जो है ना हमारा शेयर वहां से मिल रहा है, तो हम उसको कोट करेंगे, उसका हवाला देंगे। तो भले वो इसको ताना समझें या उसकी जबान कहें, जो भी कहें, हम तो ये गुजारिश करते हैं सिंध के दोस्तों से कि ये नौबत ही क्यों आए, इस यानी ऐसे हालात ही क्यों पैदा है। और फिर हमने ये 2 से 3 मीडिया टॉक में हमने इस इशू पे आवाज उठाया और सिंध के हमारे जो दोस्त हैं वो नाराज हो रहे हैं। मैंने सियाल साहब को कहा कि गुजारिश है सियाल साहब, हम बिल्कुल इस नुक्ते पे, इस मौजू पे कभी भी बात नहीं करेंगे। आप हमारा पानी हमें पूरा दें, तो शॉर्टफॉल है, इवन दो हम एग्जाम्ड है, उसके बावजूद भी शॉर्टफॉल को देखते हुए हमें उसी तनासब से, उसी इंसाफ से हमें पानी फराहम करें। हम हर हफ्ते आपके हक में मीडिया टॉक करेंगे, मैंने कमिटमेंट किया उनके साथ, हर हफ्ते वीकली एक जो है ना मैं मीडिया टॉक जो है सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट में किया करूंगा। लेकिन यह है कि वो इंसाफ तो करें, भाई बंदी का मुजाहरा तो करें। भाई तो कहते हैं, लेकिन भाई की तबाही को जो है ना उस पे भाई को उन्होंने अकेला छोड़ दिया, उनको सपोर्ट नहीं करे। तो ये हमारी एक गुजारिश है रऊफ साहब, ये नहीं कि हमने हमेशा इस हवाले से बात की है, हमने बात मामले में किसी और सूबे के मामले में कभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई हमने न कमेंट किए हैं, न हमारे रिमार्क्स आए हैं, न हमने किसी नुक्ते पे बात की है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमारा अपना डेवलपमेंट है, अपना स्कीम है, अपना तरीक़ाकार है, अपनी जो स्ट्रेटजी है, बलूचिस्तान की पॉलिसी है, हम उसी को मीडिया, सोशल मीडिया पे इन्हीं नुकात पे बात करते रहते हैं। गैर जरूरी तौर पे किसी भी इशू में ना हमने इंटरफेयर किया है, ना हम आगे करेंगे। लेकिन जहाँ पे बलूचिस्तान की हकूक का मसला आएगा, उनके राइट का मसला आएगा, बलूचिस्तान के
लोगों का कोई इशू होगा तो फिर किसी भी सूबे के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम इशू को टेकअप भी करेंगे। कोई अगर हमें नहीं सुनेगा तो फिर हम मीडिया के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि हमारे साथ क्या जुल्म होगा। जुल्म हो रहा है तो इंशाल्लाह कोई स्पेशल इंक्लेशन नहीं है किसी तरफ कि वो इसी ऐसा अखज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात उनका गलत है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए शायद उन्होंने ऐसा कोई बात किया या अपने फेवर में राय आमा हमवार करने के लिए उन्होंने कहा कि इरसाकी ज़बान। और मैं इस बात को कतई ये नहीं कहता कि इरसाकी ज़बान में हमने बात नहीं किया। हाँ, इरसा के प्लेटफॉर्म के हवाले से हमने बात की है, बिल्कुल। इरसा को मैं कोट ना करूं, किसको करूं? ठीक यानी है। कोई और वाटर ट्रीटी तो नहीं है, किसको मैं कोट करूं? किस जबान में बात करूं? अनवर सियाल साहब मुझे बताएं, उसी जबान में बात करते हैं। ठीक है, ये जो हकूक़ की बात हो रही है बलूचिस्तान के, इसी हवाले से ज़रा थोड़ी सी अगर बात कर लें तो ये फरमाइए कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो नाराज़ बलोचों के साथ बातचीत का किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब ये कि आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, आपके ख्याल में ये सही कदम है? उन लोगों से अब बात करने का मौका आ गया है जो लोग नाराज़ हैं इस वक्त? और फिर साथ में ये है कि 707 बिलियन रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम खर्च करने जा रहे हैं वफाक की तरफ से। 180 बिलियन के करीब आप लोगों ने अपने रखे हुए हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। तो ये पैसे भी आप समझते हैं काफ़ी हैं, और क्या आइंदा जो दिन आएंगे उसमें कोई हम बेहतरी की उम्मीद देख सकते हैं, ख़ासतौर पे ऐसे में कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि माजी में ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई जिससे बलोच लोग खुश होते हैं? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, जो डेप्रीवेशन है वो इनजस्टिस की वजह से ये पैदा हुआ है, और वफाक और सूबे के दरमियान जो गैप है वाइडन हुआ है, उसकी एक ही वजह रही है कि वफाक ने बलूचिस्तान पे कभी तवज्जो नहीं दिया, यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होती रही। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चूंकि यहाँ पर नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम है, इसलिए भी किसी पार्लियामेंट्री लीडर ने बलूचिस्तान का रुख नहीं किया, उसको अहमियत नहीं दिया। और वो डेप्रीवेशन वक्त के साथ साथ वफाक और सूबे के दरमियान में जो है जो गैप है उसको वाइडन करने का बायस बना। अब उसको एड्रेस करने का वक्त आ चुका है। एक तो ये है कि पैकेज जो है 601 अरब रुपए का बलूचिस्तान के 9 जो जुनूबी अजला है उसके लिए अलहदा से एक पैकेज है। उसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमने इस बार जो है बलूचिस्तान की तारीख का जो लार्जेस्ट बजट है वो हमने पेश किया है 585 अरब रुपए का, जिसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों है। अब जरूरी है कि जब आप बलूचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वहां पर इन्वेस्टर आएंगे, वहां पर रोड बनेंगे, सड़कें बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत का बेहतर होना लाजिम है, हम नमान का होना लाजिम है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने राइटली ये महसूस किया कि जो नाराज बलोच है, जो अस्करियत पसंद है, उनके साथ निगोसिएशन का आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अगले ही दिन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया कि हम इस सोच को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू रियलिटी और एजेंडा फ्रेम करने जा रहे हैं। और अगले ही दिन शाज़ेम बुख्ती साहब, जो नवाब मोहम्मद अकबर खान बुख्ती साहब के जो साहबजादे पोते हैं, उनको ये टास्क नोटिफाई भी कर दिया गया। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑफ कोर्स ऑन बोर्ड है, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऑन बोर्ड होने के बगैर, उसके असिस्टेंस के बगैर, उसके सपोर्ट के बगैर, उसके इंगेजमेंट के बगैर जाहिर है ये प्रोसेस मुमकिन ही नहीं होगा। तो एक सिलसिला शुरू तो हुआ है और पॉजिटिव सिलसिला है, और रैपिडली आगे भी बढ़ रहा है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसी वक्त में हमने खैर मकदम किया, यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। और हम इस वक्त पर उम्मीद भी हैं, पुरजोश भी हैं। हमें उम्मीद है कि ये जब सिलसिला शुरू होगा तो ये आगे बढ़ते बढ़ते किसी पॉजिटिव फेज में भी इंटर होगा, और इसके इंशाल्लाह मंतकी अंजाम भी बेहतर ही होगा। थैंक यू शाहवानी साहब, आपसे बात हो रही थी, बहुत मेहरबानी आपके टाइम के लिए। हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, और एक सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पे लगता है कि कहीं एक सिविल वॉर बड़ी ना शुरू हो जाए। इस वक्त तालिबान के क्लेम के मुताबिक 85% हिस्से के ऊपर उनका कब्ज़ा है, लेकिन जो हुकूमती ज़राए हनीफ अतमर, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर या बाकी लोग कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और अभी जो मज़हबती
ग्रुप्स हैं बहुत सारे, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी अफ़गान फ़ौजें इकट्ठी हो रही हैं और वो इनको रिपल्स करेंगी, पीछे धकेलेंगी। एक्चुअल सूरत हाल क्या है, इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या पड़ने वाले हैं, इस हवाले से बात करेंगे अली सरवर नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम राय जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अली सरवर नकवी साहब, उनसे चल के बात करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान की पेशकदमी जारी है और वो कहते हैं कि वो 85% हिस्से के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, क्या क्राइसिस है या इस क्राइसिस से निकलने का कोई रास्ता भी है? बड़ी पावर इस मामले में क्या रोल प्ले करने जा रही हैं और किस किस पावर को क्या रोल प्ले करना चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर ज़िम्मेदारी क्या आयद होती है और पाकिस्तान इस हवाले से क्यों फ़िक्रमंद है? हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए चल के बात करते हैं अली सरवर नकवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये फरमाइए कि 85% इलाका इस वक्त तालिबान क्लेम कर रहे हैं। कल जो उन्होंने फ्राइडे को मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस वक्त 85% अफ़गानिस्तान का हिस्सा हमारे कंट्रोल में है। अगर ये बात सही है उनका क्लेम, जिसको अगरचे हनीफ अतमर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने झुटलाया है, उन्होंने कहा ये गलत बात कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर तालिबान का क्लेम सही है और जिस तरह से वो इलाके से इलाके पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ गए हैं। तो वो जो हमारी ख्वाहिश हो सकती है पाकिस्तान की या दुनिया की कि यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो सबको रिप्रेजेंट करती हो, उसके इम्कानात तो कम से कम दूर दूर तक फिर नज़र नहीं आते। इस बारे में फरमाइए, क्या कहते हैं आप? क्या सूरत हाल अफगानिस्तान की बहुत पेचीदा है और परेशान कुन भी है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि तालिबान का, जैसे आपने बताया कि उनका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, वो आए दिन और जगहों पे कब्जे किए चले जा रहे हैं। तो वो 85% का क्लेम भी उन्होंने किया है, जो कि कुछ और लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट वाले आप सही कह रहे हैं। और दूसरे ये कि अमेरिकन असेसमेंट भी इससे कम की है, लेकिन कोई ये नहीं झुटला सकता और डिनाई कर सकता है कि उनकी रोज बरोज उनकी कामयाबी होती चली जा रही है। तो कितने % ज़मीन उनके पास है और कब तक वो सारा कर लेंगे वो नहीं पता। अच्छा, एक तो ये, दूसरे ये कि अब जो उनकी जो मुज़ाकरात चल रही थी उसमें वो अशरफ गनी की, उसके साथ वो मेज पे बैठना भी नहीं चाह रहे हैं। तो मुज़ाकरात का सिलसिला तो उसी वक्त होगा जब सब मिल बैठेंगे और कुछ फैसले करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल अभी चलती रहेगी, लेकिन एक जो मुझे नज़र आ रहा है, एक जो पॉजिटिव या वर्केबल सोल्यूशन हो सकता है इस वक्त, कि वो इलाकाई ताकतें चीन और रूस वो इसमें कुछ रोल अदा करें, और अगर वो दोनों असरअंदाज होते हैं तालिबान पे और बाकी अफगान फरीकों पे, तो हो सकता है कि वो मिल बैठें। अभी मॉस्को ने अपने मुल्क में, अपने शहर में रूस ने उनके मुज़ाकरात उनसे की हैं और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो मैं समझता हूँ अब चीन भी इंटरेस्टेड है कि वो अफगान तालिबान पे अपना असर भी डाले, और ये दोनों ममालिक जो हैं वो अमन और इस्तेहकाम के कोशा हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये रीजनल पावर्स का रोल अब होना चाहिए इसमें, तभी कुछ बात बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। पाकिस्तान ने जो उनके एम्बेसडर हैं पिछले दिनों उन्होंने बात की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि चीन को और ईरान को भी ये अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि चीन रोल अदा करने के लिए तैयार है? ये जितनी सूरत हाल बिगड़ी है उसमें हार्डली कोई बयान चाइना की तरफ से आता नज़र आता है, या ऐसा इनिशिएटिव उनका कोई नज़र आता है जिसमें वो आगे बढ़ के कोई रोल अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हो? रूस का तो बिल्कुल आपने सही कहा, ईरान के यहाँ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि चीन अपने आप को ज़रा दूर रखना चाह रहा हो इस सारे से? जी हाँ, मतलब कि चीन की तरफ से
एक दो बार बयानात पहले आए हैं, लेकिन हाल में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मगर मैं समझता हूँ चीन पब्लिक पोजीशन अमूमन नहीं लेता है, और पसे पर्दा वो मुमकिन है कि उनसे राब्ते में हो और अपना असर उनके ऊपर डाल रहा हो। ईरान ने तो पोजीशन ली है, ईरान उनसे बाज़ाब्ता राब्ते में हैं और उनसे अपने मौक़िफ़ का पूरा इजहार भी कर रहे होंगे। देखिए, बात यह है कि तालिबान के पास है ताकत और बाकियों के पास उस हद तक की ताकत नहीं है। तो इवेंचुअली माइट इज राइट, जिसको कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लगता ही है कि तालिबान अगर काबिज हो गए सारे इलाके पे, तो फिर वहाँ पे बड़ी तशनगी होगी, बहुत से और ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी है। तो ये सब एक रेसिपी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये एक नुस्खा है खाना जंगी का, सिविल वॉर। और ये सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ना हो। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वहाँ पे सिविल वॉर हो, और पाकिस्तान ने इसी वजह से सारे अफगान फरीकैन से राब्ता रखा है। वी हैव बीन इन टच विद ऑल दी अफगान पार्टीज, और हम कहते रहे हैं कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड पीस होना चाहिए। तो इस वक्त देखते हैं, कोशिश तो पूरी चल रही है, और तालिबान भी ये जानते हैं कि उनको बैनुल अक़वामी रिकग्निशन या कबूलियत उनको नहीं मिल सकती है। तो इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि सबको नाराज करके वो बिल्कुल मुसल्लत हो जाएं अफगान हुकूमत या अफगानिस्तान पे, और अफगान हुकूमत को बिल्कुल हटा दें। तो वो एक इस तरह का स्टेप शायद ना लें, और यही है कि अभी ये स्कोप है कि उन सारी पार्टी कन्विंस किया जाए कि मिलकर काम करें। ये फरमाइए कि ईरान में जो मुज़ाकरात हुए तालिबान के और हुकूमत के, वहाँ पे हिंदुस्तान का भी एक नुमाइंदा मौजूद था, और इसकी शिरकत ने हमें तशवीश में मुब्तला किया कि क्या इंडिया भी ईरान के थ्रू को रोल प्ले करने के लिए वहाँ पे आमादा हो रहा है, और क्या तालिबान उनकी बात मानेंगे। हालांकि जो पास्ट है, माजी है, उसमें देखा जाए तो तालिबान इंडिया के रोल को पसंद नहीं करते। उन्होंने जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ अपने आप को ग्रुप किए रखा है उस बुनियाद के ऊपर, या और भी जो इनिशिएटिव्स वो लेते चले गए हैं। तो इंडिया में जो तशवीश की लहर है उसको भी ज़रा देखा जाना चाहिए कि उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए अफ़गानिस्तान के अंदर, और अब उनको वो सब जाते हुए नज़र आते हैं। हाँ, इसमें जो बिग लूजर, जो सबसे बड़ा जिसको नुकसान मुझे नज़र आ रहा है होगा, वो हिंदुस्तान को, क्योंकि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मौजूदा अफगान हुकूमत जो काबुल में है उसके ज़रिए हुई है। तो बाकी पार्टीज जो हैं, ख़ासतौर पे तालिबान, वो इंडिया को ना तो वो पसंद करते हैं, ना वो किसी वजह से ऑब्लाइज्ड हैं कि इंडिया का को एक रोल दें। तो मैं समझता हूँ कि ये ईरानियों ने अगर उनको रखा है, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बस एक तरह से किसी के तौर पे तकल्लुफन उन्होंने उनको शामिल किया है, लेकिन भारत का कोई रोल इतना खास नहीं बन पाएगा, खास तौर पे अगर तालिबान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें प्लेयर होगा। ये फरमाइए कि जो ब्लिंकन और फॉरेन मिनिस्टर की आपस में टॉक हुई कल, उन्होंने बात की आपस में, और आपस में कोऑपरेशन के ऊपर जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे हम। ये कोऑपरेशन किस हद तक आपके ख्याल में नज़र आती है हमें होनी? उसकी वजह यह है कि जल्दी बहुत है बाइडन को यहाँ से निकलने की, और उस निकलने में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी अब अफ़गान का अवाम जाने कि उनकी हुकूमत होगी, वो जाने उनको अपने मसाइल को किस तरह से हल करना है, या अगर फ़ौजी है तो अफ़गान फ़ौज जाने, और वो एक तरह से उन्होंने जान छुड़ा ली अपनी। तो फिर इस कोऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, मतलब ये जो ब्लिंकन मांग रहे हैं पाकिस्तान से?
हाँ, ये ब्लिंकन जो है वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान पे कुछ अपना असर डालें और वो जो हुकूमत है इस वक्त काबुल की, उसके साथ मिलकर वो कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करें तालिबान। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है बहुत मरतबा कि पाकिस्तान का असर जो है कोई इतना ज़्यादा नहीं है तालिबान के ऊपर, और पाकिस्तान एक हद तक ही बात कर सकता है। बहरहाल ब्लिंकन जो है वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर और वो पाकिस्तान से और ताउन करवाए और ताउन ले और वहाँ पे कुछ और पाकिस्तान अपनी कोशिशें करे। नहीं तो ये आपको लगता है कि अगर कोशिश कर रहा है तो क्या प्रेशराइज कर रहे हैं ब्लिंकन या अमेरिका पाकिस्तान को? बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। इसमें हमें अपना रोल, हमें अपने मफाद को देखना चाहिए। जी जी। हमें अमेरिका को बावर करना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं बहुत पेचीदा हैं, और अगर आप हमारे ऊपर ही इन्हिसार करना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ लीवे दें हमें और कुछ बेनिफिट्स उसकी दें। हम सिर्फ मुफ्त का काम नहीं करेंगे। किसी अब पहले हमारे वो ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जी लॉक और ए लॉक, वो भी हमने उनको बिल्कुल फ्री दी हुई थी। तो अब हमें उस तरह से अमेरिका से ताउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो हुआ, जो ताउन हुआ, उसका पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ उल्टा। तो मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल नुकसान हुआ है पाकिस्तान को? जितना ताउन पाकिस्तान ने किया है उसके बदले में मिला क्या? हमारे 70,000 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए, हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे 70,000 से ज़्यादा फ़ौजी और सिविलियन मिलके मारे गए, और हमारे बेपनाह नुकसानात हुए। तो मतलब ये इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमें अब वज़ीर-ए-आज़म ने भी वाज़ेह किया हुआ है और हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, हम इसमें ना पड़ें। हम उसी हद तक उसमें अपना रोल अदा करें जिसमें कि एक इलाकाई ताकत का हो सकता है, एक पड़ोसी मुल्क का हो सकता है, और अगर उससे बढ़ के हमसे और कुछ डिमांड किया जा रहा है तो फिर हम भी अपना डिमांड सामने रख सकते हैं। हमारा डिमांड क्या हो सकता है? हमारा होगा कि भी आप हमें अव्वल तो ये जो अभी भी जो हम एयर एक्सेस देंगे, क्योंकि देखिए आप अड्डे ना दें, अड्डे तो मना कर दिया है हुकूमत ने, लेकिन उनके जहाज तो हमारे एयर स्पेस से गुजरेंगे। हम एयर एक्सेस जिसको एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं वो उसका कोई मुआवजा हमें दें, क्योंकि जब ट्रांजिट रूट इस्तेमाल होता है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। और फिर हमें इक़्तिसादी ताउन, तालीम में और कुछ बेहतरी मराहत कुछ ऐसी हों जिससे हमारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, तो हम कुछ एक प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। पहले भी हमने उनसे जो चीज़ों पे ताउन मांगा, और जिसमें अमेरिका, देखिए अमेरिका से हम बिगाड़ के नहीं कुछ हासिल कर पाएंगे। अमेरिका एक आलमी ताकत है, अभी भी है, चाहे उसका ताकत कम हो रहा है हो, लेकिन अभी भी अमेरिका आलमी ताकत है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, हमने बात की अफ़गानिस्तान के हवाले से। नकवी साहब का भी ये कहना है कि इस वक्त चाहिए ये कि बड़ी ताकतें जिनमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है और रूस भी शामिल है, इनको चाहिए कि ये मिलजुल के कोई इस मसले का हल सोचें। ये एक क्राइसिस ऐसा है जिसमें बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने के ऊपर लगता है कि जो लोग वहाँ से निकलेंगे वो दूसरे मुल्कों की तरफ रुख करेंगे इस इंतशार में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। पाकिस्तान जिसके ऊपर पहले ही 30 लाख से ज़्यादा मुहाजिरीन का बोझ है, ये बोझ और बढ़ जाएगा, और इसके लिए क्या सूरत हाल होगी इस पर आलमी इदारों को भी नोटिस लेने की ज़रूरत है। हम ही अभी अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आइंदा आने वाले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।